इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 3 मौर्यकालीन कला भाग 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां भाग 1 में हमने छोड़ा था। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए पिछले जमाने में बहुत वर्ष पहले, जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है कि इतना आगे था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान मतलब ईसा का जन्म से 200 वर्ष पहले, उस दौरान में उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेख्य लक्ष्य मिले हुए हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं मतलब दान देने वाले और लेने वाले का नाम, चाहे दान करने वाले का नाम, कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। जैसे में आप अभी किसी भी मंदिर में जाओगे तो मंदिर के इर्द गिर्द जब देखोगे तो दान देने वाले का नाम लिखा गया था। हमारे भी एरिया में एक हनुमान मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है। पहले वहां पर नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन अब टाइल्स लगा। टाइल्स लगने के बाद उस पर हर किसी का नाम दिया गया कि ये लोग इतना रुपया दिए हैं, ये है, फलना है, चिलना है, सब उस पर लिखा गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिले हैं। इन स्तूपों और राज्य के द्वारा संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिले हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं कि कम मिलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर कम मिले हैं। संरक्षणों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। और इन संरक्षणों में शामिल कौन कौन था? आम भक्त से लेकर गृहपति मतलब घर के मालिक, घर के पति मतलब घर के मालिक, चाहे राजा महाराजा, ये लोग भी इसमें शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठजनों और व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं, बहुत कम, जिसमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। क्योंकि शिल्पकार और कलाकार, इन लोगों का नाम उस समय दिया ही नहीं जाता था। आज के जमाने में सब चीज का नाम देना जरूरी है, क्योंकि वो कर रहा है, पहले नहीं होता था। अलबत्ता महाराष्ट्र, आप अलबत्ता में जाओ, महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है, लिखा हुआ है। कुछ शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे परस्तर उत्कीर्ण, स्वर्णकार, पत्थर को घिस कर चमकाया जाता था, घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ पे इसको मिलेगा? आप जब जाओगे किसी गुफा में, कौन अलबत्ता महाराष्ट्र में जो पीतलखोरा गुफा है वहां पे, चाहे कोनाडे के गुफा में मिलेगा आपको। उन सबका नाम लिखा है कि कौन घिसने वाला है, कौन क्या है, वो सब लिखा हुआ है उसमें। आमतौर पे पहले मैं बताता हूँ। आप दिल्ली राजधानी में जाओगे तो इंडिया गेट के सामने एक आपको शहीद स्मारक दिखेगा, जहां पर आज तक जितने भी शहीद सैनिक हुए हैं उनका नाम लिखा गया है। और आपको मालूम चल जाएगा, डिस्प्ले पर आप नाम लिखना, मालूम चल जाएगा कि इस आदमी का नाम यहाँ पर मिलेगा, आप जाके खोज लो। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से, जो भी कार्य है सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। क्योंकि उनके भी संरक्षक जो करता है, जो भी रक्षा कर रहा है उस चीज का, उसका भी उल्लेख तो किया जाएगा ना जी। व्यापारी जन, जो भी व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल्य स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। व्यापारी लोग जब दान देते थे तो वो तो लिखवाते ही थे, उसके साथ साथ वो कितना मूल्य दिए, अपने आता पता सब लिखवा देते थे, जिसकी वजह से आज सब छप गया है कि ये लोग इतना किए हैं, वो लोग उतना किए हैं।
ये धौली के पहाड़ी में आप जाओगे तो हाथी का चित्र दिखेगा। और गुफा द्वार, ये लोमस ऋषि का गुफा द्वार जो आपको बिहार में मिलेगा। बिहार के लोमस ऋषि गुफा द्वार ऐसा ही है। आप जाओगे तो आपको इसका अंदर में बहुत अलग अलग प्रकार के आकृति डिजाइन वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये देखो सिंह शीर्ष सारनाथ, सारनाथ में आपको यही चित्र देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ पे। देखो यहाँ पर सब चीज दौड़ते हुए चलते हुए दिखाया गया ना, हाथी घोड़ा गेंडा अशोक चक्र भी चलते हुए दिखाया गया है। तो ये चलते हुए दिखाया गया है कि घड़ी का छाप दिखाया गया है। ये तो भैया सोचने के बाद मालूम चलेगा, क्योंकि ये लाइनिंग देखो ऊपर से नीचे दाएं से बाएं कहीं से कहीं एकदम बराबर है, एकदम नापा जोखा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे कोई नीचे नहीं, सब चलती पीरियड में सब लाइन बाय लाइन दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे वाले जो डिजाइनिंग बनाए गए हैं उसमें देख लो आप, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, सब बराबर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वाराणसी के निकट सारनाथ में, वाराणसी जाओगे यूपी में तो उसके निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध के प्रथम उपदेश के ऐतिहासिक उपलक्ष्य पर इसको बनवाया था। इस सिंह शीर्षक के, ये सिंह शीर्ष जो है, सिंह का जो सिर है नीचे से बनाया हुआ मतलब गुंबद के ऊपर, तो इस शीर्ष मूलतः 5 अवयव भाग, 5 क्या है अवयव भागे मतलब भाग थे, जिसे मैं पहला बताते हैं। मुझे तो 3 ही पता है, 4 पता है, लेकिन 5वां नहीं पता था, यहाँ पर जानने को मिलेगा। एक जो है स्तंभ जो नीचे से ऊपर आया, अच्छा 4 गो उसमें भाग, मतलब एक स्तंभ में 4 भाग, जिसमें से पहला आता है स्तंभ, जिसमें आ जाएंगे सेप्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है, अलग अलग टूट चुका है। उसके ऊपर 2 नंबर पे आते हैं एक कमल घटिका आधार, आप ऊपर देखोगे तो उल्टा कमल जो दिखाई दे रहा है ना वो। तीसरा है उस पर बनाया हुआ एक ढोल, ऊपर ढोल बनाया गया, देखो यहाँ पे ये ढोल बनाया गया ना ऊपर नीचे। तीसरा क्या है ढोल, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के मतलब दौड़ते हुए गति के साथ दिखाया गया है। चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों की चित्र जो आगे पीछे जुड़ी हुई आकृति है। ऐसे 4 शेर जो आगे पीछे वो जुड़े हुए हैं, इधर उधर फैले नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। और 5वां है एक सर्वोपरि तल में क्या जाएगा, सर्वोपरि तल जो कि एक बड़ा पहिया है। बड़ा पहिया कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे। तो बड़ा पहिया है यह चक्र, उसके बीच में जो बड़ा चक्र जो है ना वो उसको बताया जा रहा है। बड़ा एक पहिया है चक्र इस समय टूटी हालत में है। वो चक्र क्या है, टूटी हालत में है, क्यों तो मुझे भी नहीं पता। सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में, सारनाथ के म्यूजियम में जाओगे तो उसमें आपको देखने को प्रदर्शित है, मतलब वहां देखने के लिए है। इस सिंह शीर्ष को, इस शेर के मुंह को अपरिचक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। मतलब इस शीर्ष के नीचे का जो परिचक्र था, चक्र को हटा दिया गया और कमलाधार जो था ना नीचे का फोटो कमल उल्टा सा, तो उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन स्वतंत्र भारत के रूप में, स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में ये ऊपर का शीर्ष भाग जो दिख रहा है आपको अभी सामने वीडियो में, ये चीज अभी हमारे प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। और जो नीचे का चक्र जो था, उस चक्र को हम अभी झंडा में दे देते हैं, इसको अशोक चक्र बोलते हैं। ये हो गया अशोक स्तंभ, अशोक का यह स्तंभ।
और उसके बाद से वो चक्र जो हम तिरंगा में नोट में अलग अलग जगहों पर उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सारनाथ के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक दैवीय आकृति पर चार सिंह एक दूसरे के पीठ से जुड़ा हुआ है और शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली है, ठीक है, एवं ठोस भी है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता, जो प्रतिमा के स्मारकीय उसको बनाने की जो विशेषता है, स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर में मतलब क्या, देखने लायक होती है। शेरों के चेहरे का चेहरा बनाने का जो नियम था, विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है, मतलब बहुत अच्छा कुशल कलाकार उसको बनाया होगा। ओठों की ओठ जो बनाया गया ना, उसका विपर्सित रेखाएं, जो ओठ पे मतलब जो शेर का मुंह है उसकी जो रेखाएं हैं, और ओठों के अंत में उनके फैलाव, ओठ तो बनाया गया अच्छा ही, लेकिन जब ओठ फैलाया गया दहाड़ने के लिए, तो फैलाव का जो प्रभाव है यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। जो कलाकार शेर को दहाड़ते हुए में दिखा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है, मतलब शेर सांस भीतर रोक रखा है, दहाड़ने के लिए तैयार है। अयाल मतलब केसर की रेखाएं तीखी है। उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया, उस समय जो परंपरा है उसका पालन किया गया है। प्रतिमा का जो सतह है नीचे का, तो प्रतिमा के सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है। जो छूने के बाद जब चिकनाहट लगेगा, उस सतह को पॉलिश किया हुआ दिखाया गया, मतलब वैसा ही बनाया गया कि लगे कि पॉलिश किया गया है, चमकता भी है, जो कि मौर्यकालीन मूर्ति कला की एक खास विशेषता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला का ये खास विशेषता है। शेरों की धुंधराली आयाल, जो शेर वो धुंधराली उनका जो चेहरा जैसा दिखता है, तो धुंधराली आयाम राशि आगे निकली हुई है, तो नहीं थोड़ा थोड़ा सा रेशा जैसा होता है, वैसा नहीं। यहाँ पर फोटो में बनाना है तो थोड़ा कुछ अच्छा ही डीप बना दिया गया है। शेरों की जो भी शेर वहां पर बनाए गए हैं, तो शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है कि वो बैठे हैं तो उसके मांसपेशी फूले हुए हैं, वैसा दिखाया गया है। और शीर्ष फलक जो आपको ऊपर का जो दिख रहा है, तो शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है, जैसा कि अभी आप चित्र पर देख रहे हैं कि एक चक्र बना हुआ है गोल सा। ये चारों तरफ चक्र है, इधर है, पीछे है, बाएं है, दाएं है, चारों तरफ बनाया गया है, जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं, मतलब इसमें 24 को तिलियां हैं। और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई है, मतलब शेर, हाथी, गेंडा, शेर का फोटो उस पर चित्र बनाया गया है। चक्र का जो ये रूप है, संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। ये जो उनके धम्म चक्र जो थे, उनके निरूपण के लिए एक मजबूत चक्र के रूप में ये सामने आया। महत्वपूर्ण जरूरत निरूपण सामने, मतलब एक चिन्ह के रूप में सामने आया। प्रत्येक पशु की आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है, मतलब थोड़ा मोड़ा अलग अलग तो है ही, लेकिन मिलावटी जैसा है, एक जैसा ही है। और उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर, मतलब शीर्ष के ऊपर गतिमान प्रतीत होते हैं, मतलब जब वो ढोल पे बनाया गया है तो गतिमान दौड़ते हुए उनको बनाया गया है।
प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद, प्रत्येक चक्र में एक सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की प्रयास क्षमता थी। मतलब जो कलाकार है सीमित जगह पर सीमित चीज बना देने की क्षमता भी उसके पास थी। वृत्तकार, यहाँ पर चरखुट्टा मतलब गोला, लेकिन यहाँ पर गोलाकार देख लिया जाए तो गोलाकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की, देखो यहाँ पे वृत्ताकार मतलब ढोल जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कमल की आकृति पर जो उल्टा लटका हुआ है, कैसा है, उल्टा है, उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी, कमल पुष्प की जो पंखुड़ी है, प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से, नीचे के हिस्से में वक्र तल जो नीचे का जो नहीं दिख रहा है ना, डिजाइनिंग जो मोड़ दिया गया है, तो वही बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल वाला वही काम है। कौन सा? यही काम है। एक स्तंभ के आकृति होने के कारण यह समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा। ये सब मानते थे कि चारों ओर से इसको देखा जाएगा, लेकिन बात भी यही है कि पंखुड़ी को बनाकर ऐसे बनाया गया कि चारों तरफ से दिखे। उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। आप सब जानते हो कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए, उसकी दूरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है और एक स्तंभ की आकृति होने के कारण, एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जा सकता है। इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है। मतलब ऐसा बनाया गया है कि चारों तरफ से देखा जाए तो अच्छा लगे। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है। जो शेर का ये मतलब नीचे का स्तंभ बना हुआ, शेर बना हुआ, ये चित्र आपको सांची के स्तूप में भी दिखाई देगा। सिंह सांची में भी बनाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है, टूट गया है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम प्रवर्तित काल में भी जारी रहा। ये जो शीर्ष काल बनाने वाला, स्तंभ बनाने वाला काम जो था, आगे आने वाले जनरेशन भी, आगे आने वाले लोग भी उसको बनवाते रहे, खूब बनवाए। ये देखो यक्षिणी और दीदारगंज में जाओगे तो यही यक्षिणी की दृश्य आपको मिलेगा। यक्षिणी की ये फोटो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। देखो कितनी सुंदर दिखाया गया है इनको, सुंदर देखने के लिए बोल रहा हूं, कुछ और मत देखो इसमें। ये देखो नीचे कपड़ा को कितना स्टाइल से पहनाया गया है, दिख रहा है ना। और पैर में बड़का बड़का झालर, झूमर, सॉरी इसको घुंघरू बोला जाता था। चलिए ये चित्र आपको ऊपर वाले ही चित्र को साइड से दिखाया गया है और बाल को कैसे बांध कर रखा गया ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखो हाथ में चामर चोड़ी पकड़े हुए यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। आधुनिक पटना उसको नाम बोला जाता है, पहले उसका आदमकद मूर्ति जो है अभी के पटना में दीदारगंज इलाके में मिली है। किस तरह हाथ में एक वो जो नहीं मंदिर वगैरह में हवा हाँकने के लिए, पंखा करने के लिए रखते हैं, वैसे ही इसको दिखाया गया है कि वो है, तो हाथ में रख कर दिखाया गया है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है, पटना में ये रखा हुआ है संग्रहालय म्यूजियम में। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किसकी? बलुआ पत्थर। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं इसका जो अंग का बनावट है संतुलित एवं समानुपालिक है। मतलब एक जैसा ही नहीं लेकिन अच्छा है, समानुपालिक में आ जाएगा आपको। जो भी संतुलित ढंग से बनाया गया है उसको बराबर नाप जोख कर ही उसको बनाया गया है।
और उसकी सतह पॉलिश की गई है, चिकनी है। यक्षिनी को दाहिनी हाथ में चौड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है और इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। और इस प्रतिमा में, ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है, कुशलता इसमें दिखाया भी गया है। और गोल गठीला काया के प्रति मूर्तिकार के संवेदनशीलता स्पष्ट है। मूर्तिकार कितना अच्छा से इस मूर्ति को बनाया है, उसके गहनता और उसकी संवेदना को भी यहाँ पर दिखाया गया है, कितना अच्छा है, दृष्टिगोचर होती है। अच्छा बनाने के लिए वो सब दिमाग में सोचता होगा, कल्पना करता होगा, तब न बनाता होगा जी। चेहरा एवं कपोल, चेहरा और उसका कपार गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, मांसल। यहाँ पे देखो चेहरा और कपाल कितना गोल गोल दिखाया गया, ठीक है, और मांसल दिखाया गया। मांसल मतलब तो मैं ठीक तरीके से नहीं बता सकता, मांसल देख कर बता सकता हूँ। ऊपर का शायद ये मांगटिका जो है उसको मांसल बोला जाता है, कितना अच्छा दिखाया गया है। चलिए आगे आते हैं। और लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है, गर्दन उतना बड़ा नहीं है, गर्दन छोटा है। यक्षिनी गले के हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है और पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक, पेट पर जो चुस्त एकदम टाइट पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ है और पेट पर इतना चुस्त कपड़ा पहनी है, यक्षिनी को पहनाया गया कि पेट का मांस आगे तक दिखाई दे रहा है। और अधो वस्त्र मतलब उसको आधा वस्त्र ही पहनाया गया है। अधो वस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है, जो कपड़ा पहनाया गया बहुत सावधानी से उसको बनाया गया है। और टांगों पर पोशाक का हर मोर बाहर निकाला हुआ दिखाया गया है, बाहर एकदम दिख रहा है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। एकदम पारदर्शी दिखता है कि भैया साफ साफ वो चीज बनाकर दिखाया गया है। और इस मूर्ति में जब स्तन देखोगे आप, छाती, तो इसको भी कितना सुडौल तरीके से इसको बनाया गया है। पोशाक की मध्यवर्ती जो बीच का पट्टी है, मध्यवर्ती पट्टी जो है ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिरा हुआ है। पहले के जमाने में वैसे ही लोग पहनते थे। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है। शायद उसको आप घुंघरू तो नहीं बोल सकते, आप घुंघरू नहीं, वो एक पोशाक के नीचे से आभूषण पहना गया है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ का जो भारीपन, शरीर का जो भारीपन है ना, तो धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। अब जो धड़ में जो ये छाती जो है, सीना जो दिखाया गया है, लड़की की जो छाती है उसको एकदम भारीपन बड़ा दिखाया गया है। और यहाँ पर दिया गया है उरोजो में दृष्टिगोचर है, साफ साफ दिख रहा है इसको। आज कितना बिंदु होता है वो सब दिखाया गया है, साफ एकदम। सिर के पीछे केश कसी, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कितना एकदम शरीर का जो धड़ है एकदम भारीपन तो है ही, लेकिन उसको एकदम सोच समझ कर एकदम डिजाइन बाय डिजाइन बनाए गए हैं। हाथ का बड़ा सा चूड़ी, गले का हार पेट तक लटका हुआ है, फिर नीचे से स्तन को काट कर फिर नीचे से पेट बनाना, फिर से वो कपड़ा बनाना, डाना डरकस बनाना, पहनाना, ये बहुत प्रतिमा, इसमें बहुत ज्यादा घिसी पिटी काम होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो सिर के पीछे केश राशि का गांठ में बंधी हुई, तो ये देखो गांठ में किस तरह बंधा हुआ है पूरा बाल, और पीठ खुली हुई है और पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है और दाहिनी हाथों में पकड़ी हुई चौड़ी को, दाहिनी हाथ में जो चौड़ी पकड़ी हुई है, चौड़ी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई
प्रतिमा के पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में उसको दिखाया गया है। जैसे मैं सामने आप देख सकते हो बगल वाले में, ठीक बगल वाले में आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे किस तरह फटा हुआ दिखाया गया है। अब आते हैं ये मंदिर के बारे में। स्तूप आराधना भरहुत, ये भरहुत का मंदिर है जो आराधना का मंदिर है, स्तूप आराधना। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। परिवर्तित शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई है, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ, किस तरह चारों तरफ से परिक्रमा इस पर कर सकते हैं, परिक्रमा पथ। और ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल्य रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए हैं। और स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा, एक बड़ा सा अंडा और चोटी पर एक हार्मिक और छत्र होता है। देखो किस तरह यहाँ पर जो दृश्य में बताया गया है सेम टू सेम वही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, कि निर्माण किस तरह हुआ है, वृत्ताकार अंडा जैसा है, चोटी पर जाओगे तो एक छतरी खुलेगा, छतरी जैसा देखो दिख रहा है ना, तो वैसे ही ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे हैं। और ये भाग जो है थोड़ा सा भी नहीं बदला, जैसा बना वैसा ही है, लेकिन शायद थोड़ा कलर कम हो गया है। लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया इनके रूप और आकार में। और गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए, इसके सामने प्रवेश द्वार भी जोड़ दिए गए। और इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वस्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है। वे उनमें यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्धन कर सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ भी सकते हैं और नई प्रतिमाएं उकेर भी सकते हैं, उसमें नया चित्र कुछ भी बनाया जा सकता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं और आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पदचिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। बुद्ध का अलग अलग जितना भी दृश्य देखोगे आपको लगेगा पदचिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र जैसे रूप में उनको दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि मतलब ये सब बनाए जाते थे, कमल पद मतलब पैर का पदचिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी, एकदम आसान था। और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा जो अभी उस जमाने में सुनाया जाता था, चाहे अभी भी सुनाया जाता है, तो जातक कथा या बुद्ध के जीवन के किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। मतलब उस जमाने में ये बौद्ध परंपरा में ये सब कथा सुनाया जाता था। और जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों कि किस तरह स्तूप की परिक्रमा चारों तरफ से किया जा सकता है। और तोरण द्वारों पर जो आने जाने का द्वार था, तो तोरण द्वारों पर चित्रित की गई है। आगे देखते हैं, चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनाक्रम आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में जितने भी बौद्ध स्मारक बने हैं उसमें मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, केवल बुद्ध के जीवन का घटना ही दिखाया गया है। लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि उस समय उनके बारे में लोग
जातक कथाओं को लिख दिया करते थे, बना दिया करते थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान जिसको बुद्धित्व बोलते हैं, बुद्धित्व प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति, इन घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। आप इसमें समझ में आएगा कैसे बुद्ध का जन्म कब हुआ, घर कब त्यागे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ और महापरिनिर्वाण मतलब वो जीवन से मतलब वो संन्यास ले लिए, संन्यास लेने के बाद समाधि ले लिए, तो उस समाधि को ही बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर, अब जहां पर वो मरे थे वहां पर भी लोग बड़ा सा बुद्ध का मंदिर बना दिया, तो अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, बार बार चित्र दिखाया गया है, वे मुख्य रूप से छदंत जातक और विदुर पंडित जातक, रूढ़ जातक, शिवी जातक, वेशांतर जातक और साम जातक से है। अब इस सब का एक एक करके मतलब मैं बता दूं क्या, जिसमें आ जाएगा छंद जातक, विदुर पंडित जातक। छदंत जातक में आपको एक हाथी की कहानी के बारे में बताया जाता है, जो राजा अपने रानियों को सुनाया करते थे, चाहे लोग भी किसी न किसी को सुनाया करते थे, बड़े बच्चों को सुनाया करते थे। विदुर पंडित जातक, इसमें ये विदुर पंडित किसी का नाम है, उनके जीवन के बारे में ही बताया जाता था। और रुरु जातक मतलब रुरु भी नाम है, उनके जीवन के बारे में, शिवित जातक उनके जीवन के बारे में, और आगे है वेशांतर जातक उनके भी जीवन के बारे में, और सम जातक बहुत सारे जोड़ जातक के बारे में है, जो सबके नाम बाई नाम के बारे में है। मतलब उनके नाम से ही जातक मतलब उनकी कहानी के बारे में हर किसी को बताया जाता था, जिसको आप क्लास 12वीं में अच्छे से आप पढ़ोगे। आगे देखते हैं अभ्यास। क्या आप यह सोच सकते हैं कि भारत में प्रतिमाएं, मूर्ति बनाने की कला मौर्य काल में शुरू हो गई, मौर्य काल में ही शुरू हो गई थी? इस संबंध में आपके क्या विचार है? उदाहरण सहित लिखिए। क्योंकि मौर्यकालीन सभ्यता सबसे पहले, फिर सिंधु सभ्यता, उसके बाद से ही दूसरी सभ्यता। 2 नंबर, स्तूप का क्या महत्व था? और स्तूप वास्तुकला का विकास कैसे हुआ? 3 नंबर, बुद्ध के जीवन की वो 4 घटनाएं कौन सी थी जिन्हें बौद्ध कला के भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया है? ये घटनाएं किस बात का प्रतीक थी? 4 नंबर, जातक क्या है? जातकों का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? पता लगाइए। यहाँ पर देखिए, जातक का मतलब यहाँ पर पूछ दिया, जातक क्या है? तो जातक क्या है, मैं इसका उत्तर आपको दे देता हूं। जातक कथाओं के बारे में मैं बता दूं तो जातक कथा एक कथा है जो किसी न किसी के नाम, किसी न किसी के जीवन पे बताया गया है। ऐसे आप इतिहास में भी उठा कर देख लोगे तो जातक एक जाति कथा के ऊपर से बना हुआ है। जातक या जातक पाली मतलब जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक बौद्ध का एक ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम है त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत, मतलब उसको जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा खुद का निकाय का 10वां भाग है, और इस कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं। और इस कथा में, जातक कथा में, केवल भगवान बुद्ध की कथा है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कथा जो जातक कथा है उनके शिष्य द्वारा, मतलब उनके शिष्य गौतम बुद्ध के जीवन में चाहे किसी और के जीवन के बारे में वो बताते हैं, जो उनके नाम से जातक कथाओं के बारे में प्रचलित है। जैसे मैं ऊपर अलग अलग प्रकार के जातक कथा है, छदंत जातक कथा, विदुर पंडित जातक कथा, रूढ़ जातक कथा और शिवी जातक
वेशांतर जातक और श्याम जातक, ये अलग अलग प्रकार के शिष्यों द्वारा चाहे भगवान बुद्ध द्वारा इसको बताया गया है। वैसे ही आपको हर जगह पे मिलेगा, क्योंकि अच्छे से क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ ये नहीं मालूम चल सकता है। लेकिन आप गूगल पे भी जब सर्च करोगे तो ये कथा है जो गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है। नहीं तो कुछ विद्वानों का मानना है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों द्वारा ये कथा कहा गया है, जिसको जातक कथा बोलते हैं। याद रहेगा। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। अगले पाठ पे हम पढ़ेंगे भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। इसमें मौर्य कला के बाद कौन कौन से भारतीय कला उजागर हुए, कौन कौन से आए, उसके बारे में। आपको जो भी डाउट है, दिक्कत है, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।